हेलो बच्चों, आज हम लोग मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एनएलएम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद हमें मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्क, एनर्जी एंड पावर की ज़रूरत होगी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम वर्क से। देन व्हाट इज़ वर्क? अगर हम वर्क को एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करता हूँ। सपोज़ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट्स क्वाइट हैवी, इस तरह से, और मैंने तुम्हें कहा कि बेटा तुम इसे पुश करो। अब तुमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, बट यू कांट डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स पोजीशन। क्या इस केस में हम ये बोलेंगे कि कोई वर्क हुआ है? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, देन इस केस में नो वर्क डन। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है, नो वर्क। बट अगर एक रिलेटिवली लाइटर ऑब्जेक्ट होता लाइक दिस, यू कैन डिस्प्लेस इट विथ एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम देखें, तुमको यहाँ पर बोला गया कि तुम यहाँ पर फोर्स लगाओ एंड दिस फोर्स कैन डिस्प्लेस यू फ्रॉम इट्स पोजीशन। अब इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। देन यहाँ पर वर्क क्या होगा? वर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को अगर हम F से और डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करें तो W वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, जैसे कि अगर सपोज कि तुम इस तरह खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक रोलर है। अब अगर तुम इस पर फोर्स लगाते हो कुछ इस तरफ से, ऐसे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग इट, देन क्या ये तुम्हारे लगाए हुए फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा? तो उसका आंसर है नहीं। ये डिस्प्लेस करेगा कुछ इस तरफ। तो क्या यहाँ मैं वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ? तो ऐसा नहीं कर सकता बेटा। मुझे फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। सपोज दिस एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स को फैक्टराइज करूँ तो कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ? तो परपेंडिकुलर फैक्टर में फैक्टराइज किया जा सकता है। ये होगा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा। Then F cos theta is force along the displacement. Then अगर बेटा यहाँ पर मेरे को वर्क डिफाइन करना है तो वर्क का डेफिनेशन आएगा इधर। What is work? Then वर्क होगा force along displacement multiplied by displacement. Work W is equals to force along displacement is F cos theta into अगर displacement लेंगे तो S. This quantity is defined as work done. एक और सिचुएशन भी पॉसिबल है, उसे डिस्कस करते हैं। सपोज कि इस तरह से लैडर्स हैं, सीढ़ी लगी हुई है, और यहाँ पर
तुम खड़े हो और तुमने अपने सर पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। अब तुम इस पर फोर्स किधर लगा रहे हो बेटा? तुम इस पर फोर्स लगा रहे होगे अपवर्ड। और सपोज कि तुम इस ऑब्जेक्ट को इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक डिस्प्लेस करते हो, ठीक है? देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी बेटा अगर देखें तो यहाँ पे दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हैं फैक्टराइज करने पर। एक तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस एंगल इज थीटा, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो ये इसका एक फैक्टर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस कॉस थीटा। और इधर हम लिख सकते हैं एस साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं वर्क को डिफाइन करना चाहूँ, व्हाट इज वर्क, देन वर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट along फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट along फोर्स होगा, मतलब F इंटू डिस्प्लेसमेंट along फोर्स क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट along फोर्स इज एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे F इंटू क्या? एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू, इन एनी केस अगर हम W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिखें, या W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखें, या W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखें, ये तीनों ही वर्क को डिफाइन करते हैं। हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force act on a body and body moves with some distance in the direction of force। हम इसे सिंप्लीफाई करें तो बोल सकते हैं वर्क इज आइदर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट along the force और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स along displacement with displacement। इन एनी केस हम लोग W को क्या लिखेंगे? F as cos theta। It suggested that work is a scalar quantity, क्योंकि अगर मैं F डॉट S करता हूँ तो वो एफ एस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। हम वर्क को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वर्क को हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, या फिर वो नेगेटिव है, या फिर वो ज़ीरो है। तो कब वो पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब ज़ीरो होता है डिस्कस करते हैं। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, सपोज कि एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है कोई भी, तुमने इस पर फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। देन बिकॉज W is equals to F into S cos theta, we can put the value F into S cos 0 degree। Because cos 0 degree is equals to 1, then यहाँ से हम W is equals to F into S ले सकते हैं। And here you conclude that work done is positive in nature। क्योंकि वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव नेचर का आया है, हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। तो क्या समझे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसा तुम लोग देखते होगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। जब किसी कार्ट को कोई बंदा ढकेलता है, या जैसे हॉर्स पुल करता है, समझ जाओ हॉर्स पुल कर रहा है तो हॉर्स जिस तरफ पुल कर रहा है कार्ट उसी तरफ आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ट जो है उस पर वर्क डन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव है। ठीक है, अभी अगर हम लोग ज़ीरो वर्क की बात करें,
अब सपोज़ कि कोई कुली है, वो अपने सर पर एक हैवी अटैची ले लो या कुछ इस तरह का बॉक्स वॉक्स जो भी है उसको लेकर जा रहा है। फोर्स वो किस तरफ लगा रहा है? ऊपर की ओर, बट वो डिस्प्लेस किस तरफ कर रहा है? इस तरफ। देन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। देन अगर मैं यहाँ पर वर्क डन फाइंड करूँ तो W इज इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस, थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 90 डिग्री। क्या जानते हैं? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम 0। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना है? 0। सेम सिचुएशन, अगर तुमको बाज़ार जाने के लिए बोला जाए और तुम हाथ में एक बैग पकड़ लो इस तरह से, सपोज़ कि तुम्हारे हाथ में एक बैग है, थैला, तुमने दोनों हाथों में पकड़ लिया कुछ इस तरह से, तुम फोर्स उस पर किस तरफ लगा रहे हो बेटा? तुम फोर्स लगा रहे हो इस पर अपवर्ड, और इसे तुम डिस्प्लेस किधर कर रहे हो? घर की ओर लेके आ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, द एंगल इज़ क्या? 90 डिग्री, एंड वर्क डन इज़ 0। तो अगली बार ये बोलना मत मम्मी को कि बहुत काम किया हूँ, मैं बाज़ार से सामान वामान लेकर के आया, क्योंकि कोई भी काम नहीं किए हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इन एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, हमको पता है कि अगर हम किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन करते हैं, सपोज इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कैसे रिवॉल्व करता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स, सॉरी, अगर बीच में अर्थ हो, जैसे कि हम ये भी ले सकते हैं कि सपोज जो पार्टिकल है वो मून है और ये अर्थ है ना, हम इसको ले लेते हैं अर्थ और इसको ले लेते हैं मून। तो मून अर्थ के अराउंड घूम रही है ना, तो वो क्यों घूम पा रही है अर्थ के अराउंड? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? परपेंडिकुलरली इन दिस डायरेक्शन। तो इस केस में हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एंड वर्क डन इज 0। तो इन एनी केस जब भी हम लोग किसी चीज़ को सर्कुलर रिवॉल्व कराते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, और उस केस में हम बोल सकते हैं कि कोई वर्क नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से एक इस तरह का झूला है, समझ जाओ, है ना, उसको लगा लूँ कुछ इस तरह से यूँ, सपोज़ कि एक बच्ची है जो झूला झूल रही है, तो इस पर जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन लग रहा होगा, टेंशन इज टुवर्ड्स दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज along this, then the angle between them is 90 डिग्री, then इसमें भी वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होंगे जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वर्क डन क्या होगा? 0। एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें सपोज कि एक इंक्लाइंड है कुछ इस तरह का, एक इंक्लाइंड बना लेते हैं। अब इस तरह का एक इंक्लाइंड है सपोज, इस इंक्लाइन में हम लोग क्या करते हैं? एक कार्ट ले लेते हैं इस तरह, और इस कार्ट में बहुत सारा सामान डाल देते हैं, चलो यूँ, और तुम्हें बोला जाता है कि इसे पुश करो यूँ। यार तुम बहुत मेहनत भी करते हो, तुम यहाँ पर फोर्स लगाते हो इस तरफ, बट बिकॉज द कार्ट इज़ टू हैवी, ये उस तरफ डिस्प्लेस होने की जगह उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने लगता है कुछ इस तरफ। देन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। इस केस में अगर मैं वर्क डन फाइंड करना चाहूँ, देन वर्क डन
W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। अगर हम वैल्यू पुट कर दें, थीटा की जगह क्या रखेंगे 180 डिग्री, और देखेंगे कि यहाँ पर F इंटू एस नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला जो केस है इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क। इससे पहले जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो उसको हम लोग कौन सा वर्क बोलेंगे, ज़ीरो वर्क। देन वर्क जो है वो तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पॉजिटिव वर्क व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज अलोंग द सेम साइड मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। Zero work if force and displacement are perpendicular to each other, then the work done is zero. If the force and displacement are exactly opposite side, then work done is negative. अगर हम इसको एक दूसरे रेस्पेक्टिव देखें तो तुम ये समझ सकते हो कि यहाँ पर बंदे ने कार्ट पर वर्क नहीं किया है, कार्ट ने बंदे पर वर्क किया है। मतलब इट्स जस्ट अपोजिटली हम थिंक कर रहे हैं। अगर हम वर्क डन बाय द कार्ट ऑन मैन देखें तो वो पॉजिटिव है, बट मैन बाय कार्ट देखें तो क्या होगा, निगेटिव। जैसे कि अगर तुमसे ये बोला जाता है कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर उठाओ, अगर तुम फ्लोर से ऊपर की ओर उठाओगे तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। अब अगर बोला जाता है कि तुम नीचे रख दो, नीचे रख दोगे तो तुम थोड़ी ना वर्क कर रहे हो, उस केस में अर्थ खुद ही खींच ले रही है। बट अगर तुम बोलोगे कि मैंने काम किया तो उस वर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव साइन से। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्क का डायमेंशन एंड यूनिट। पहले हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ वर्क डन चेक करें, देन बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विथ कॉस थीटा। हमें पता है कि यहाँ जो कॉस थीटा है, ठीक है, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना चाहें तो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है क्या होता है, m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, m0 L1 T0। अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा m1 + 0 becomes 1, L1 + 1 becomes 2, T-2 0, T-2 and 0 becomes -2। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी m1 L2 T-2। अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें, अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो SI यूनिट होता है वर्क का जूल। क्या होता है, जूल। और अगर हम इसका CGS यूनिट देखें तो ये होता है अर्ग। बेटा IMP रिलेशन है, काम आएगा तुमको। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁷ अर्ग। वैसे इसके कुछ और यूनिट्स भी होते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो केजी मीटर ले सकते हैं, वो 9.8 जूल के इक्वल होता है, या ग्राम सेंटीमीटर ले सकते हैं, वो 980 अर्ग के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूनिट्स को समझ गए। अगर हम लोग वेक्टर की तरह से समझना चाहें तो कंडीशन सोचो कि इफ़ फोर्स F वेक्टर
is defined as fx I cap fy j cap fz k cap and displacement s vector is equals to sx I cap sy j cap एंड एस जेड के कैप। तो हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके केवल कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या होगा, एफ एक्स इंटू एस एक्स, एफ वाई इंटू एस वाई, एफ जेड इंटू एस जेड। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और हमारा वर्क जो है वो आ जाएगा। वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है तुम देखोगे कि यहाँ पर कोई भी आई कैप जे कैप जैसी चीज़ें नहीं आई हैं, क्योंकि वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया है ना। बट यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट। हम वर्क को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, तो उसके लिए मैं ग्राफ के लिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सपोज ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर इधर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं ले रहा हूँ पोजीशन एक्स, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, तो यू कैन टेक डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। यहाँ पर मैंने ले लिया फोर्स। तो सपोज कि जब ऑब्जेक्ट पोजीशन x1 पर था वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज f। विद दिस कांस्टेंट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव करता है और फाइनली पोजीशन x2 पर पहुंच जाता है, देन कर्व को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यूं। देन अगर मैं ये एरिया फाइंड करना चाहूँ, अब इसको नेम कर लेते हैं ताकि बात कर सकें। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ होगा। हम लिख सकते हैं ए डी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। देन व्हाट इज ए डी? ए डी इज x2 माइनस x1। व्हाट इज ए बी? ए बी इज f माइनस 0। अब ये इसको हम लोग s लिख सकते हैं, इसको f लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, सॉरी बेटा, मतलब ये हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, इसका मतलब एरिया अंडर एफ एस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, वैसे इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। देन एरिया अंडर एफ एस कर्व या एफ एक्स कर्व विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज कॉल्ड वर्क डन। तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं और वर्क मिल जाएगा। तो कंक्लूज़न हमारा ये है कि वर्क जो है वो क्या होता है, एरिया अंडर एफ एस ऑब्लिक एक्स लिख सकते हैं, कर्व एक्स यहाँ पर पोजीशन है, एस या एक्स की में से किसी एक का यूज़ करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस, ये हम सोच सकते हैं। बट कभी कभी जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। अभी जैसे कि अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया समझ जाओ, और ये वाई एक्सिस हो गया, यूं।
एक्स एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ले लिया है, वाई एक्सिस में फोर्स ले लिया। अब इट कैन पॉसिबल कि कर्व ऐसा हो, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में भी तुम्हें क्या करना है? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की बाउंड्रीज तय करनी है, और जो अंदर का हिस्सा है उसका क्या फाइंड करना है? एरिया। जो भी एरिया होगा वही क्या होगा? वर्क। ठीक है। देन एरिया अंडर एफ एस कर्व इज कॉल्ड क्या? वर्क डन। चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो या फिर वो फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो। दोनों ही केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग को जो वर्क है वो बहुत बड़ा होता है ना, जैसे कि इस तरह से दिया रहता है, सपोज ए फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, F इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से दे दिया है, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0, ऐसा कुछ, या यहाँ 0 की जगह 6 है, चलो कुछ भी हो सकता है ना। इस केस में अगर मेरे को x1 इज इक्वल्स टू 1 टू x2 इज इक्वल्स टू 5 के बीच में वर्क फाइंड करना है, तो इस केस में हम लोग पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे विच इज़ f इंटू डी एक्स विच इज़ चेंज इन पोजिशन और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर वो s का कर्व होगा, s का फंक्शन होगा, तो ds लिख सकते हैं। देन टोटल वर्क डन अगर निकालना चाहूँ तो w ऑलवेज भी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, यहाँ हम लिख सकते हैं f dx, और यहाँ x का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो x1 x2 या इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजीशन और फाइनल वैल्यू ऑफ पोजीशन ले सकते हैं। मैं इसी को इस तरह भी लिख सकता हूँ, w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एस फ्रॉम 0 टू s। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया होगा तो ये लिखना है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोगों को प्रोवाइडेड है तो हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और अगर हम लोगों को पोजीशन के टर्म में प्रोवाइडेड है तो हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। दोनों एक ही तरह के एक्सप्लेनेशन हैं। जब हम लोगों को फोर्स को पोजीशन का फंक्शन प्रोवाइड कर दिया रहता है और उस केस में मुझे वर्क डन फाइंड करना होता है, तो हम लोग इस तरह से जो वर्क है उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले इक्वेशन की 6 था ना ये, इसकी बात करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत आसान आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है। देन व्हाट इज w? w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 टाइम्स ऑफ dx। x की वैल्यू 1 टू कितनी थी? 5। देन x की वैल्यू 1 टू 5। बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर का x टू द पावर 3/3 इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कॉमन आएगा, x का x स्क्वायर बाई 2, 6 इंटू एक्स होगा। लिमिट्स कितने कितने हैं? 1 एंड 5। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 5। ये मैंने अपर लिमिट रख दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 2 इंटू 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू 1। सिंपल न्यूमेरिकल्स है, आगे मेरे ख्याल से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वर्क डन से रिलेटेड, अगर हम लोग उनको सॉल्व करना चाहें। जैसे कि अगर हम लोग को ये बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम कितना 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। वर्क डन क्या होगा? वर्क W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 40 जूल इज आंसर। सिंपल।
अगर ये क्वेश्चन है कि एक लैडर है इस तरह से, यूँ, इसका जो इंक्लाइन एंगल है प्रोवाइडेड है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन दिया गया है कि 10 kg ऑब्जेक्ट को तुमको डिस्प्लेस करके ले जाना है फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ फ्लोर, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। अगर तुम उसको लेके जा रहे हो तो तुम्हें ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। सपोज तुम यहाँ पर हो, यूँ, तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, 10 kg ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड 10 × 9.8 न्यूटन mg। तो एग्जैक्टली तुम्हें भी उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा F, देन फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन। और अगर ये सीढ़ी जो है इसका लेंथ दिया हुआ है, ऐसे लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, तो हम लोग कौन सा वाला यूज़ करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं, हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स लेना पड़ेगा। ये होगा 10 cos 30 डिग्री और ये होगा 10 sin 30 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को 10 sin 30 डिग्री को पिक करना पड़ेगा। क्यों पिक करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स निकाल रहा हूँ तो इट विल बी 10 sin 30 डिग्री विल बी 1/2 is only 5, then work done must be F into S here, force is 98 and displacement along the force is 5 meter, then 0 4 carry 49, तो 490 जूल आ गया। तुमको इस तरह के कर्व प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सपोज कि इस तरह का एक कर्व है, यूँ, रीडिंग कुछ इस तरह से है। सपोज यहाँ 0 5 10 15 अलॉन्ग, यहाँ पे है 2 4 -2 -4। इस तरफ हम लोग ले रहे हैं फोर्स और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी हो सकता है। कर्व कुछ इस तरह का है, यूँ, इस तरह। अगर मान लो मुझे वर्क डन पूछेगा, मैं क्या करूँगा। वर्क डन क्या होता है, एरिया होता है अंडर एफएक्स कर्व। तो ऊपर का जो भी एरिया है इसे फाइंड कर लोगे। ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा। सपोज मैं इसे A1 मेंशन कर दे रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल जो है वो इस तरह है, इसके एरिया को हम लोग A2 मेंशन कर दे रहे हैं। तीसरा ट्रायंगल यूँ है, इसके एरिया को हम लोग A3 मेंशन कर दे रहे हैं। देन वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अगर निकालेंगे तो A1 + A2 - A3 होगा। एरिया हम लोग को पुट करने पड़ेंगे। व्हाट इज एरिया 1, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या होगा, 5 - 0 = 5। हाइट कितना है, यहाँ तक देखो 2 + हाफ, इसका बेस कितना है 10 - 5 5 होगा इंटू 5। हाइट इसकी कितनी है 4 तक है, देन इंटू 4 होगा माइनस
हाफ, सॉरी वो एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका लेंथ इंटू विड्थ होगा। उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 माइनस 10 इज़ 5 और हाइट कितनी है यहाँ तक देखो इस 2, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 5 प्लस यहाँ से 2 2 जा, ये हुआ 10 माइनस 10, ये कैंसिल आउट, इट मीन्स ओनली 5 जूल इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम लोग सिंपल वर्क जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोगों ने वर्क को कंप्लीट कर लिया। बेटा जितना हो सके तुम लोग और क्वेश्चंस बनाओ इसके, अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो तुम लोग इसको मुझसे पूछ सकते हो। आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में।